तो आज हम लोग मेंटल हार्मनी का पहला पार्ट ले रहे हैं और उसमें है कॉम्प्लेक्स वृत्ति। जो यही वृत्ति तरह तरह से बहुत कुछ कराती है और बहुत कुछ समझ भी दिलाती है। और वृत्ति का मतलब भी वही है, वृत्त, सर्कल, कि इसके बाहर हम नहीं सोच सकते। उसके अंदर में ही उसी वृत्त में घूमते हैं। तो इसीलिए वृत्ति इसका नाम हुआ। तो वृत्ति का निर्माण एक्चुअली कैसे होता है? तो चित्त वृत्ति कहते हैं, चित्त। तो इसीलिए चित्त वृत्ति इसीलिए कहते हैं कि चित्त मतलब माइंड। तो माइंड ही, मन जो है, चित्त जो है, वो मूल है। अगर हम वृत्ति की बात करें तो मन जहां लगा तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, हमारी सोच कुछ भी हो सकती है। तो ये जो मन लगता है, तो अगर हम मन को हटा के रखें तो क्या कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं होगा, या ये क्या संभव है? तो एक चीज, एक श्लोक है गीता का, ये वाला, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। दैट मीन्स कि हम लोग अपने द ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस जो हैं, सेंस ऑर्गन्स जो हैं, तो अगर हम उस सेंस ऑर्गन्स को अगर हम अलग रखते हैं, मेंटली जो उस ऑब्जेक्ट पे है उसको अगर हम अलग अलग रहते हैं, तो उससे क्या हम, उस भाव से क्या हम खुद को अलग रख सकते हैं? अगर ऐसा कोई कहता है तो एक्चुअली वो हिपोक्रेट है, मिथ्याचार करता है। तो ये भी एक बात है। तो हम मन को कितना भी हटा लें हम उसको, लेकिन वो भाव को से हम कैसे हटेंगे? कल शायद इसी पर वो चर्चा हुई थी कि मन में जब आ रहा है तो हम उससे कैसे मुक्त हो? तो हम मुक्त नहीं होते हैं, भाव तो रहता ही है, आ ही जाता है। फिर ये नेक्स्ट वाली है कि श्लोक है, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवस कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण है। तो कोई भी व्यक्ति ये इनएक्टिव नहीं रह सकता, कोई ना कोई। हाँ, इवन फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए भी कोई इनएक्टिव नहीं रह सकता। तो एवरीवन हेल्पलेसली वो कर्म में उसका जो जन्मगत जो प्रकृति है, वो जन्मगत प्रकृति ही उसको बाध्य करती है कर्म में जाने के लिए। एक इस विषय पे एक बात मैं कर लूं चर्चा, कि हम जैसे करते हैं ना, जो फ्री विल की बात करते हैं, कि हमारा इच्छा शक्ति है, हम इच्छा शक्ति से हम कर्म को करते हैं। तो इस विषय पे एक मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी, जो कि ब्रेन, मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन पे वो लोग रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने माने एक्चुअली फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इस पे उन्होंने का वो रिसर्च होता है उस मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने ये फ्री विल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस पे एक बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने ला दिया था। और वो वहां के रिसर्चर्स जो थे, उनका कहना था कि ये एक्चुअली नथिंग बट एन इल्यूजन, ये एक इल्यूजन है कि हम फ्री विल, हम कहते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति से हम करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इल्यूजन है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स पे उन्होंने कहा कि हम ह्यूमन नेचर जब कोई काम करता है तो एक्चुअली उस काम करने से पहले उसका ब्रेन वो काम कर चुका होता है। एक्टिविटीज में जो आता है तो वो एक्चुअली उससे पहले ही बहुत कुछ वो कर चुका, कार्य हो चुका होता है। तो ये तो अगर ये प्रमाणित, पता नहीं अब कहाँ तक वो रिसर्च बढ़ा या कुछ भी, तो श्री कृष्ण की बात जो गीता में अर्जुन को कहते हैं, तो वही बात आ जा रही है फिर से कि
भागवत गीता में कहते हैं ना, द सुप्रीम ड्वेल्स इन द हार्ट ऑफ ऑल बीइंग्स रिवॉल्विंग देम ऑल बाय हिज मिस्टीरियस पावर माया। तो वो सुप्रीम बीइंग सबके अंदर में, वही सबको परिचालित कर रहे हैं। तो आदमी, तो ये एक बात आती है, लेकिन ये परिचालना जो है ये किस तरह से होता है? तो दो तरह से हम सोच सकते हैं इस परिचालना को। एक लाइक पपेट, कठपुतली। तो कठपुतली को जिस तरह से मैकेनिकली जो परिचालित करते हैं, तो ह्यूमन भी क्या, मनुष्य जाति भी, मनुष्य भी कि मानव भी क्या, मानव भी उसी तरह से परिचालित होता है क्या, लाइक पपेट? तो इस पर गीता में ही श्री कृष्ण का है कि एवरीवेयर इन ऑल द मटेरियल यूनिवर्स द डिस्पोजिशंस ऑफ नेचर, दैट इज गुणास ऑफ प्रकृति, ये जो प्रकृति है, परफॉर्म ऑल वर्क्स बट डिसाइडेड बाय ईगोइज्म मैन थिंक्स आई एम द डूअर, मैं ही करता हूं। तो प्रकृति, ह्यूमन प्रकृति, नेचर, तो वही नेचर जो है, एक्चुअली इसको हम बहुत तरह का नाम दे सकते हैं, इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, संस्कार कह सकते हैं। तो पूर्व जन्मों का हमारा जो, या पूर्व 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 जितने सारे जन्मों के द्वारा जो संगठित होता है हमारा संस्कार, वही संस्कार एक्चुअली मुझे गाइड करता है। हम आज जो मैं बोल रहा हूं और जिन लोगों का भी जो भी अभिव्यक्ति है, ये सब कुछ वही संस्कार जो है पूर्व जन्मों का, वो संस्कार ही एक्चुअली गाइड करता है या सोचने पर बाध्य करता है कि इस तरह से वो सोचे। तो ये एक है, एक इस पे कह सकते हैं। तो अगर इस तरह से बात आती है तो नेक्स्ट, तो हाँ, तो इस पे एक साइको एनालिसिस हम कर सकते हैं माइंड को, कि मन किस तरह से मन परिचालित होता है। अगर संस्कार है, अगर पूर्व जन्म का प्रारब्ध कर्मों का भी वो असर है, तो फिर भी तथापि इस लाइफ में मन किस तरह से परिचालित होता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा हम अगर एनालिसिस करें, सोचें, तो मन प्रभावित होता है किन किन चीजों पर? तो मूलतः 5 कैटेगराइज कर सकते हैं हम इन 5 थिंग्स पे, जो मन इसके द्वारा प्रभावित होता है, जो रेगुलेटर्स हैं, नियामक तत्व अगर कह सकते हैं मन का। तो पहला है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो जड़ वस्तु हैं हमारे आसपास, हमारे संसार में जिन पर हमारी नजर पड़ती है, ध्यान पड़ता है, उन सब वस्तुओं से भी हमारा मन प्रभावित होता है, जिसको भी हम देखते हैं। दूसरा है संग, संगति, जो सामाजिक हो सकता है, पीपुल्स, किसी व्यक्ति विशेष का संग हो सकता है, वो भी प्रभावित करता है हमारे मन को। हम उस अनुसार सोचना शुरू कर देते हैं, हम उसी अनुसार, जैसे कंपनी में रहते हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, जिस सोशल सामाजिक परिवेष्टन में जो रहते हैं, वो भी हमें प्रभावित करते हैं। तीसरा है फिजिकल स्टेट, फॉर्मेशन एंड एक्टिविटीज, जो हमारा शारीरिक संरचना, तो शारीरिक अवस्था, उसका गठन और जिस कर्म में हम इन्वॉल्व होते हैं, ये भी हमारे मन को प्रभावित करता है इस तरह से। और चौथा है कॉन्शियस थॉट ऑफ माइंड, जो हम अपने मन के चेतन अवस्था में जो मन सोचता है, फिर वो एक थॉट है, वो मन का रहता है, जो हम सोचते हैं इस तरह से, अभी हम जो कर्म कर रहे हैं या अभी मैं जैसे बोल रहा हूं, तो ये एक चेतनता है, चैतन्य अवस्था में है। और जागृत, जिसको कॉन्शियस माइंड हम कह सकते हैं एक तरह से। और पांचवा है अनकंसीव्ड स्ट्रीम ऑफ माइंड, असंवित चित्त धारा जिसको कहते हैं, तो जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो बहुत कुछ हमारे मन के साथ ऐसा भी चलता है जो पता नहीं रहता है कैसे। तो पहला जो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो जो भी हम आगे सामने देखते हैं, हवा चलती है, जैसे अभी साइक्लोन आया, ये हमें दिखता है, बिजली गिरती है, ये सब हमारे मन को तरह तरह से प्रभावित करता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ये सब जागतिक जो है। और मनुष्य का वो साधु संग में मन ईश्वरमुखी होता है, विषयी का संग करने से मनुष्य विषयमुखी होता है। तो जिस सामाजिक परिवेष्टन में रहते हैं वो भी हमें प्रभावित करता है। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। शारीरिक अवस्था के कारण भी मन प्रभावित होता है। जब हम
अच्छे शारीरिक अवस्था में रहते हैं उस समय एक तरह का भाव, जब शरीर मन अच्छा नहीं, शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं रहती है उस समय विक्षिप्ता अवस्था में भी मन उस तरह से प्रभावित होता है, वो है। और एक चैतन्यता अवस्था में जो हम जिस कर्म पर हमारा अधिकार है हम जानते हैं उसको करते हैं। और बहुत कुछ ऐसा आता है जो कि जिस पर हमारा कोई धारणा नहीं रहती, बहुत सारे कुछ हमारे जीवन में ऐसा होता है जो कि बाद में हम कहते हैं यार अचानक ये कैसे हो गया, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, ऐसा तो मैं ये कर बैठा। तो ये जो असंवित, जो कि हम इसको कंसीव हमने नहीं किया लेकिन ये घटित हुआ, तो इसको भी कहा जाता है कि ये भी एक्चुअली ये हमारे द्वारा ही एक्चुअली किया हुआ है। हम सोचते हैं कि ये हम इस पर मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन वो हमारा ही है, हमारे चित्त का ही, हमारे माइंड का ही वो प्रतिफलन होता है उस पे। तो एक छोटा सा एक ग्राफिक्स हम देख सकते हैं कि मन किस तरह से वर्क करता है। तो परसेप्चुअल सेंसेस हैं जो कि पंचेंद्रियां हम कह सकते हैं, तो आंख, कान, नाक, त्वचा और ये सब। तो ये पंचेंद्रियों के द्वारा हम 5 चीज जैसे दर्शन, दृष्टि, साउंड, शब्द, सुगंध, घ्राण और स्किन टच से हम किसी फॉर्मेशन वस्तु को देखते हैं, और जीभ से टेस्ट लेते हैं। तो इस तरह से है। और फिर है सेंसेस ऑफ एक्टिविटीज, जो हम कर्मेंद्रियां जो होती हैं, हमारे कर्म करने का, हाथ, पांव, गला से हम बोलते हैं, जेनिटल से रिप्रोडक्शन, जननेंद्रिय, और एनस माने एक्सक्रीशन जो इवैक्यूएशन होता है हमारे शरीर से, ये सब मुख्य पार्ट हैं। और ये सब जो परसेप्चुअल सेंसेस हैं और सेंसेस ऑफ एक्टिविटीज जो हैं, ये हमारे मन को प्रभावित करते हैं। और ये मन को जब प्रभावित करते हैं, इसी के द्वारा मेरा मन संगठित होता है, मन चाहता है, और इसी मन में डिजायर तब पैदा होता है, इच्छाएं आती हैं। और इच्छा के द्वारा, यही मन में की जो इच्छा है, इसी इच्छा के द्वारा बहुत कुछ होता है। जैसे एवर्सन होता है, हैप्पीनेस आ सकता है, अनहैप्पीनेस आता है, इंट्यूशंस ये भी होता है, चैतन्य ये भी, वही मन धीरे 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 प्रैक्टिसेस, हम जिस चाहत में हम इन्वॉल्व होते हैं वो भी फिर उस तरह से चेतना भी हमारी जागृत होती है। तो ये सब कुछ माइंड का ही ये चल रहा है। तो अल्टीमेटली देखा जाता है कि मन जो चाहता है तो उससे 2 चीजें होती हैं, एक है डिजायर फुलफिल्ड और दूसरा है डिजायर अनफुलफिल्ड। तो जो मेरा मन जो चाहा वो या तो पूरा हुआ या पूरा नहीं हुआ, ये दोनों अवस्था होती है। और इच्छाएं पूर्ति होती हैं तो आनंद, खुशी होती है। इच्छाएं अगर पूर्ति नहीं हुई तो निरानंद होता है, दुख होता है, कष्ट होता है। तो इन्हीं सब चलते हुए कहते हैं कि 4 लेयर्स ऑफ माइंड क्रिएट होता है, 4 स्तर, मन के 4 स्तर सृष्ट हो जाते हैं। तो पहला है, इस पे एक वैज्ञानिक थे सिगमंड फ्रॉयड, तो सिगमंड फ्रॉयड का ही ये थ्योरी है। तो जो 4 स्तर मन के होते हैं उसके पहला है कॉन्शियस माइंड, जिसको हम कह सकते हैं कि चेतन मन। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा वो कहते हैं कि एक जहाज रात के अंधेरे में, एक स्टीमर वाटरवेज पे वो जा रहा है और उस पे सर्च लाइट लगा हुआ है, और तो उस सर्च लाइट को अगर हम एक किनारे की तरफ अगर हम डालते हैं तो वहां पे वो जहाज चला जा रहा है, सर्च लाइट के प्रकाश के सम्मुख में जो नदी एवं प्रांतर जो उद्भासित हो उठता है, तो वो कुछ अंश जो उज्जवल प्रकाश में स्पष्ट हम देख पाते हैं। तो एक्चुअली वो हमने देखा, तो ये कॉन्शियस वो हम देख पा रहे हैं। और उसी के बगल में अंधेरा बहुत कुछ है जो हमें दिख नहीं रहा है,
लेकिन अगर हम चाहें तो हम उस पर अगर प्रकाश ऐसे ले जाएं तो फिर वो भी हमारे सामने प्रकाशित हो जाता है। दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड का जो लेयर है, कि वो है, हमारे मन में है, पर अभी चैतन्य में नहीं है, अभी जागृत नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम उसको जागृत कर सकते हैं। तो ये सेकंड लेयर है। पहला तो है कॉन्शियस माइंड में हम अभी वर्तमान में उपस्थित होकर हम जो कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, ये चैतन्य मन है। और उपचेतन सब कॉन्शियस, ये उपचेतन मन जो है वो है कि मेरे स्मरण में है, स्मृति में है, अगर हम चाहें तो हम उसको जागृत कर सकते हैं इच्छा करने पर। कि किसी की याद, अगर कोई मेरा फ्रेंड है, बंधु है, या कोई एक घटना है, तो उसको हम याद करके फिर से हम उसको सबकॉन्शियस माइंड में है, लेकिन उसको हम कॉन्शियस माइंड में ले आते हैं। और तीसरा है कि प्री कॉन्शियस, उपचेतन, अवचेतन, अनकॉन्शियस से पहले वाला। तो ये प्री कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे ऐसे कुछ हैं जो कि शायद मुझे अभी याद नहीं, लेकिन अचानक से कोई घटना, कोई परिस्थिति वहां पर आई तो वो चीज अचानक जागृत हो गया, वो संगठित हुआ कुछ ऐसा घटनाक्रम जिस पर मेरा वो चीज जागृत हुआ, वो ध्यान में आ गया। दैट इज कॉल्ड प्री कॉन्शियस माइंड। और अंतिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति का एक्चुअली गाइडेड, अगर हम बोले कॉम्प्लेक्स, इसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण है स्थान, ये अनकॉन्शियस माइंड। ये अनकॉन्शियस माइंड कैसे बनता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। कि अनकॉन्शियस माइंड का मतलब है कि हमारे मन में बहुत कुछ ऐसे उठते हैं जो कि किसी एक समय, किसी एक कालक्रम में हो सकता है कि वो रिप्रेस्ड हो गया हो, वो दब गया हो किसी कारण से, और जो कि वो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में वो चला गया, मुझे खुद ही पता नहीं, मैं कंप्लीटली उससे विस्मृत हूं। और वो लेकिन मेरा ही है, वो मेरा ही चीज है, लेकिन उससे मेरा कोई अवेयरनेस नहीं है, मैं कुछ उसके बारे में जानता ही नहीं। तो इस तरह से ये 4 लेयर्स ऑफ माइंड हमारा, हमें गाइड करता है। हम चलते हैं जब जीवन पथ पर, और इसी जीवन पथ पे चलते हुए बहुत कुछ भ्रांतियां होती हैं जब, तो यही 4, ये जो 4 लेयर्स ऑफ माइंड है, यही रेगुलेट करता है। और भ्रांतियां जैसे, उसमें मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक्चुअली जो गलती हम करते हैं, मिस्टेक्स एंड एरर्स जो हमारे जीवन में होता है, तो ये मिस्टेक्स भी हमारे ही कारण हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल वो देते हैं कि सपोज मैंने एक अपने फ्रेंड को अपने घर पे आज शाम को चाय पिलाने के लिए बुलाया कि मेरे घर में आओ, आज चाय पियो, तुम आओ। और चाय पीने के लिए मैंने कहा कि 4 बजे तुम आ जाना। तो आज मैंने सुबह से जाके चाय की सामग्रियां और उसके साथ कुछ स्नैक्स ये सब लाके घर पे रखा कि आज 4 बजे वो आएगा, मैं सब इंतजाम करके रखा था। अचानक 2-2:30 बजे मेरा किसी एक फ्रेंड का अचानक फोन आया और कहा कि अरे एक फिल्म लगी है, पता है, वो वाली आई है। मैं कहा कि हाँ, अरे वो आई है, वो तो देखना था हमें। अरे मैंने टिकट लिया, चलोगे क्या? हाँ चलूंगा, चलो। फिर मैं उस फ्रेंड के साथ चला गया। अब फिल्म देख रहा हूँ, देखते देखते जब 5-6 बजे जब फिल्म टूटती है, तभी मुझे अचानक याद आ, अरे मैंने तो उसको चाय पे बुलाया था, देखो मैं भूल गया, ये तो गलती हो गई, मैं भूल गया, उससे तो ये बोलना पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं हुआ, तुम्हारे साथ मैं आ गया, एकदम दिमाग से ही निकल गया, भूल ही गया। इस पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने भूला, ये जो हम भूले, इसका कारण क्या है? तो वो कहते हैं कि ये भूलने का मतलब है कि दैट मीन्स कि उस फ्रेंड के प्रति मेरा किसी न किसी कारण से उसके प्रति मेरा विराग भाव है, विरक्ति भाव है। हो सकता है इस विरक्ति भाव का, वही मैंने कहा ना, जो 4 लेयर ऑफ माइंड जो है,
वो अनकॉन्शियस माइंड में किसी एक समय में किसी एक कारण से, या हो सकता है पारिवेशिक कोई एक ऐसी परिस्थिति बनी है जिस परिस्थिति के कारण हो सकता है कि उसके प्रति वो विरक्ति ही आज न चाहते हुए भी, मैं नहीं चाहता था कि उसको मैं बुलाऊं और इस तरह से वो वापस चला जाए या उसको अपमानित करूं या उसको कष्ट पहुंचाऊं, मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरे द्वारा हो गया। तो ये जो हुआ, तो ये जो वही जो उस समय पहले कहा था कि हम जो करते हैं वो एक्चुअली हो चुका होता है मेरे माइंड में पहले से। तो वो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में ये सब इस तरह की बहुत सारी गलतियां हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूं, हालांकि थोड़ा अलग है लेकिन फिर भी इस टाइप से है। एक बार हमारे यहाँ ही एक व्यक्ति थे, वो कोई पूजा का प्रदीप लेके जा रहे थे, सामने से एक बच्चा गुजर गया। तो बच्चा है, गुजर ही सकता है, तो वो थोड़ा सा उनको धक्का जैसा लगा, वो अचानक रुक गए। तो रुकते ही मुंह उनकी उनके मैं सामने में ही था एकदम ठीक उनके इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उनके मुख इतने विकृत हुए उस बच्चे को, शिशु को देखकर, कि एक्चुअली वो लेके जा रहे थे तो बच्चा सामने से, हालांकि वहां पे लोग खड़े थे कि कोई ना जाए, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, निकल गया उस पे, तो क्या हुआ। लेकिन उन महोदय के मुख पे ऐसी विकृति आई, तो मुझे देखकर बड़ा अजीब लगा कि अरे एक बच्चा ही तो चला गया था, उनको टच भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ऐसे घृणा भरी दृष्टि से उस बच्चे की ओर और गुस्सा क्रोध में ऐसा देखा। तो फिर बात आई गई हो गई। तो इसकी एक दिन कुछ दिन बाद एक चर्चा चल रही थी, तो बाबाई दादा थे, तो बाबाई दादा से मैंने इसकी चर्चा की थी, ऐसे नाम मैंने नहीं लेना चाहूंगा। तो बाबाई दादा से जब बोला कि ऐसा ऐसी घटना किसी एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में घटना हो रही थी, बातें चल रही थी, तो मैंने इस घटना को बोला जो इस तरह से हुआ था, तो मुझे अजीब लगा था कि अरे ऐसा क्यों उन्होंने किया। बाबाई दादा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बाबाई दादा ने कहा कि जो काम मैं कर रहा हूं उस काम के प्रति अगर घृणा भाव है तो ऐसी अभिव्यक्ति हो सकती है। तो ये भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम में अगर मेरा अनुरक्ति नहीं है, अगर उसमें भक्ति नहीं है, उसमें स्नेह नहीं है, तो हम विक्षिप्त होते हैं, डिस्टरबेंस आता है। किसी भी काम में हो सकता है, किसी भी काम, कोई भी कर्म हम करते हैं, उस कर्म में प्रॉब्लम आ सकता है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं। लेकिन जब ये विक्षिप्त हम जब होते हैं, तो दैट मीन्स कि उस कर्म के प्रति मेरा एवर्सन है, जो कर्म कर रहे हैं उसके प्रति ही एवर्सन। तो ये भी एक साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। तो जो भी गलतियां हम करते हैं, तो वो गलतियां भी गलतियों से गलतियां नहीं होती, तो गलती के पीछे भी हमारा कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में हमारा ही चीज वो दबा पड़ा होता है, जो कि उस समय अभिव्यक्त हो जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसे जीवन में होती, और इसी ये एरर्स जो होते हैं, मिस्टेक्स और एरर्स होते हैं, और जब हम गलतियां करते हैं तो ये द्वंद्व पैदा होता है। जो द्वंद्व मतलब कन्फ्लिक्ट, जो ये सही है वो सही है, ये सही है या वो सही है, और अगर ये सही है तो और एक जो है उसको हम दबाते हैं, तो उसको हम रिप्रेस करते हैं। जब कन्फ्लिक्ट होता है, दो चीजें जब हमारे सामने खड़ी होती हैं, तो उन दोनों में से जब हम एक को रिप्रेस करते हैं, निरोध करते हैं, यहीं पे इस कन्फ्लिक्ट के आने के बाद, उसके बाद जब रिप्रेशन होता है, तो इस रिप्रेशन के बाद ही ये कन्फ्लिक्ट जब हुआ और फिर निरोध हुआ, मन में इच्छा हुई, उस इच्छा का निरोध हुआ, और इसी कन्फ्लिक्ट और निरोध और ये रिप्रेशन में तो ये ग्रंथि का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस। यही है वृत्ति, जो वृत्ति का निर्माण जो होता है। तो अल्टीमेटली वृत्तियां भी बहुत तरह की होती है। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन, आगामी काल हम
ठाकुर जी ने वृत्तियों को किस तरह से, कौन कौन सी वृत्तियां हमारे जीवन में किस तरह से एक्ट करती हैं, किस तरह से, कौन कौन सी वृत्तियों के द्वारा हम एक्चुअली हम ये करते हैं, विभिन्न तरह से बिहेव करते हैं। हम कोई भी चीज पर हम जैसे रेस्पॉन्ड करते हैं या हम रिएक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, कौन सी चीज क्यों बोलते हैं, इन सबों के पीछे का जो कॉम्प्लेक्सेस जो किस तरह से काम करती है, उस पे ठाकुर जी का अद्भुत अद्भुत कुछ वाणियां हैं। उस वाणी को हम लोग नेक्स्ट इसमें लेंगे। लेकिन मूल बात है, जो ये कॉम्प्लेक्स जो है, इसके भी मूल में जो हमने कहा कि माइंड, ये जो इच्छा हमारी होती है, तो इसका भी कुछ रूट होगा, इस कॉम्प्लेक्स का भी। जो आखिर ये कॉम्प्लेक्स आया ही क्यों, अगर ये वृत्तियां पैदा ही क्यों हुआ, तो इसके रूट में अगर हम देखें, रूट ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स, जितने सारी हमारी वृत्तियां हैं, इन सभी वृत्तियों के मूल में अगर हम देखें, तो मूल में कहते हैं लिबिडो, जिसको ठाकुर कहते हैं सूरत धारा। रूट ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स लिबिडो। और ये लिबिडो क्या है? तो यही मूल है, जो कि मूल लिबिडो समस्त पूरे क्रिएशन, पूरी सृष्टि का भी मूल में अगर कहें तो यही लिबिडो ही है, जो कि रूट कॉज है सब कुछ के पीछे। तो इसको ठाकुर जी कहते हैं एक जगह पे, मैग्नेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। जो अस्तित्व का चुंबकीय अभिव्यक्ति, जो अस्तित्व जो है, ये अभिव्यक्ति ही होता है ये लिबिडो से। और मनुष्य में एक्चुअली, मनुष्य में एक जो आदिम आसक्ति इसको कह सकते हैं, जिस आसक्ति के कारण ही हर व्यक्ति कुछ न कुछ पकड़ के रखना चाहता है। और ये आसक्ति के द्वारा ही, मतलब एक चींटी से लेकर इतना मनुष्य, उन्नत मानव, वो भी तो पृथ्वी का हर चीज, हर मैटर कुछ न कुछ को पकड़ के रखना चाहता है, जकड़ के पकड़ के रखना चाहता है। तो धर्म कहते हैं ना, जो धारण करके धृति, तो वो धर्म भी धारण करके रखती है सबको एज इट इज, जो जैसा है। उसी तरह से मैं जब हूं, तो मैं भी कोई ना कोई चीज को मैं भी जकड़ के पकड़ना चाहता हूं। तो ये जो मेरी इच्छा है, ये जो मन में जो आसक्ति है, इसके मूल में वही लिबिडो है। और ये आसक्ति के द्वारा ही जब हम कोई चीज को हम जब जकड़ के पकड़ना चाहते हैं, तो हम उसके अस्तित्व के संबंध में हम सजग होते हैं। जब भी हम किसी को, क्योंकि हम एकाकार अगर रहेंगे तो हम उसको पकड़ना नहीं चाहेंगे। तो जब ही मेरे में अंदर में वो लिबिडो है कि हम उसको पकड़ना चाहते हैं, तो उसके अस्तित्व का ख्याल हमारा जब आता है, तो उस अस्तित्व के कारण मैं अपने अस्तित्व के बारे में सजग होता हूं। तो अद्भुत है कि ये जो सूरत धारा है, ये जो लिबिडो है, ये एक्चुअली मुझे भी अपने संबंध में वाकी बहाल करता है। जो मैं खुद के बारे में भी कॉन्शियस होता हूं, मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में भी मैं कॉन्शियस होता हूं, चेतना लाभ करता हूं कि मैं हूं। ये भी समझ में तब आता है जब मैं उस आसक्ति के द्वारा हम दूसरे को जब हम पकड़ना चाहते हैं। और यह सजग रहना दूसरे से स्वयं को अलग सोच पाने में सहायता करता है कि मैं वो नहीं हूं, सामने वाला जो है वो मैं नहीं हूं, मैं हूं। यही सूरत या ये लिबिडो जो है, ये हमें सहायता करता है। और इसी कारण से है वह आसक्ति। ये आसक्ति भी इसी कारण से शायद ईश्वर ने हमें दिया है। कारण जिस किसी के साथ उसी आसक्ति के द्वारा जब हम युक्त होते हैं, तो वो स्वयं को हम बोध करते हैं, तथा उस बोध के साथ साथ जिससे हम युक्त होते हैं उसको भी हम उपभोग करते हैं। तो ये दोनों वाइस वर्सा होता है। तो ये जो आसक्ति है, इसी आसक्ति के द्वारा हम सामने वाले वस्तु को, उसको हम बोध करते हैं, उसको हम सेंस कर पाते हैं, और उस सेंस के साथ साथ हम उसको एंजॉय, उसको हम उपभोग भी करना चाहते हैं। तो और फिर हम चाहते हैं कि या तो हम वैसा बन जाएं जिसमें हम आसक्त होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम या तो वैसा बन जाएं या हम उसको पाएं, हम उसको पा लें।
यही दो चीज होता है कि हम उसमें मिलित, कि ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया। तो हम या तो वही बन जाना चाहते हैं या हम उसको पा लेना चाहते हैं, यही उसी आसक्ति के माध्यम से, उसी लिबिडो के। और उसी समय जब ऐसा जब होता है किसी एक विषय पर, जब हम आसक्त होते हैं, तो उसी समय दूसरे जितने सारे हैं परिवेश में और भी सारी वस्तुएं, वो भी हमें आकर्षित करती हैं एट द सेम टाइम। किसी हम एक चीज पर जब हम आसक्त होते हैं, उसी समय में साइड बाय साइड और भी जितने सारे वस्तुएं हैं, वही माइंड का जो नियामक जो तत्व सब हैं, तो वो भी हमें आकर्षित करती हैं। तो वो चाहती हैं कि इस आसक्ति से, जहां पर हम सूरत मतलब परफेक्टली एंगेज्ड, या तो हो सकता है कि हम परफेक्टली एंगेज नहीं हुए हैं, दैट इज कॉल्ड वो माइंड। तो वो लिबिडो का वही रूप है जहां पे हम परफेक्टली हो इम्परफेक्टली हो, जहां हम एंगेज होना चाहते हैं या हम जहां एंगेज होते हैं। तो यहां से हमको दूसरा जो है अट्रैक्शन जो है वो हमें खींचता है। तो अंदर का ये जोगावेग, इसी लिबिडो को ठाकुर कहते हैं स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ यूनिफिकेशन, जिसके कारण ये क्रिएशन है। तो ये हर व्यक्ति के अंदर में वो लाइफ अर्ज हम उसको कह सकते हैं। तो ये हर व्यक्ति के अंदर में है, लेकिन जब वो लाइफ अर्ज किसी सुपीरियर पर जब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है, तो बाइफर्केटेड कहीं ना कहीं वो चाहता है एंगेज होना। तो इस पे फ्रॉयड का जो उनका ये एक्सपेरिमेंट या उनका अगर हम कहें कि रिसर्च था, इस पे वो 4 तरह से उसको डिवाइड करते हैं। जो हमारी जो आसक्ति होती है वो बाइफर्केटेड कैसे होती है। तो मूलतः बहुत सारी आसक्ति हो सकती है, जैसे मेरा कोई बुक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मेरा ब्रदर कॉम्प्लेक्स होता है, मेरा वाइफ कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मेरा कार कॉम्प्लेक्स होता है, मेरा कोई नौकरी है तो सर्विस कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तरह तरह से ग्रंथियों का निर्माण होता है। जहां जहां हम आसक्त होते जाते हैं, वहां वहां वो ग्रंथियों का निर्माण होता चला जाता है। और इस तरह से हजारों लाखों करोड़ों ग्रंथियां, उस ग्रंथियों में हम जकड़े चले जाते हैं। और वो ग्रंथि का निर्माण होते होते एक एक घाव बनता चला जाता है, और यही पीड़ा देती है हमारे जीवन को। तो इसमें फ्रॉयड कहते हैं कि ये 4 तरह की ग्रंथियां मूलतः संसार में जितनी सारी ग्रंथियां हैं, जितने सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन सबों को ये 4 ग्रंथियों में बांटा जा सकता है मूलतः। जिसमें पहला है इडिपस, इडिपस कॉम्प्लेक्स। इसको इडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ग्रीक एक इडिपस एक था, एक राजा, जो कि एक्चुअली उसने क्या किया था कि अपने पिता की हत्या करके, पिता को उन्होंने हत्या कर दिया था। और उस हत्या करने के बाद उन्होंने शायद सौतेली माँ ऐसा कुछ थी, जिसके साथ उसने शादी कर लिया था, विवाह कर लिया था। और उस विवाह करने के बाद भी, विवाह करने के बाद फिर से उसके मन में बहुत सारा पश्चाताप, रिपेंटेंस होता है। ये रिपेंटेंस बहुत सारा होने के बाद उसने अपने दोनों आंखें निकाल ली थी, अंधा हो गया था, बहुत सारा कुछ वो कहानियां हैं। तो इडिपस लव जो है, ये इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है, इस कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जन्म लेने के बाद पहला कॉम्प्लेक्स जो क्रिएट होता है इडिपस, दैट इज लव टुवर्ड्स हिज मदर। एक बच्चा, एक शिशु जब जन्म लेता है, तो एक्चुअली माँ के साथ वो एकात्म, खुद को एकात्म समझता है, अपना उससे अलग नहीं। वो माँ ही खुद को माँ के साथ ही समझता है। तो फिर जब फिर फीडिंग होने लगता है, धीरे धीरे वो खुद को अलग थोड़ा सा समझते हुए भी वो माँ के साथ इस तरह से एकात्म रहता है कि वहां पर पिता भी उसको विलन नजर आता है। जब वो माँ का, जब ऐसा देखा गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं कि देखा गया है कि वो संतान माँ का जब दुग्ध पान करता रहता है, उस वक्त अगर किसी क्रम में अगर पिता का एंट्री होता है, पिता आ जाते हैं, तो इज लाइक विलन, वो देखना नहीं चाहता है, वो मुंह घुमा लेता है। तो दैट मीन्स कि ये एकात्म बोध, जो आसक्ति है उस माँ के प्रति, और उसमें कोई नहीं है, वो पूरी तरह से अपने संपूर्ण रूप से डेडिकेटेड है अपने माँ के प्रति, और आगे उसको कुछ दिखता नहीं है। दिस इज कॉल्ड इडिपस कॉम्प्लेक्स। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा जब धीरे धीरे
दूध पान खत्म होता है, बाहर का खाना शुरू करता है, इधर उधर जब इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यही बच्चे का ये कॉम्प्लेक्स फिर धीरे धीरे ये डायरेक्टेड दूसरी तरफ हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, तो पहला आता है जब वो अपनी प्रतिच्छवि को देखता है, अपने को, खुद को जब देखता है, तो इसको कहते हैं कि नार्सिसस, जो अपने को, खुद के प्रति लव, खुद से प्यार करना। तो जब अपने ऊपर वो कॉन्शियस होता है, खुद के प्रति जब वो कॉन्शियसनेस उसका आता है, क्योंकि उस समय तक वो दुनिया का कुछ उसको नहीं चाहिए था, बस माँ से लिपटा है, दैट्स इट, और उसको कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन जब भी थोड़ा सा बड़ा हुआ और ये पारिवेशिक बहुत सारे आकर्षण जब उसको, और वही पहले जैसे मैंने कहा था ना, उस समय जो उस आसक्ति से दूसरी से आसक्तियां उसको खींच के बाहर करना चाहती, तो जब देखा जाता है कि दूसरी आसक्ति आ रही है, तो फिर अपने को जब वो देखता है, अपना सुगठित शरीर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो ये फर्स्ट वो पहले खुद से प्यार करने लगता है। तो ये दूसरा ग्रंथि उसका निर्माण फिर शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं नार्सिसस, जो कि अपने खुद से प्यार करना, ये एक ग्रंथि का निर्माण। फिर इसके बाद ये नार्सिसस कॉम्प्लेक्स के बाद जब और थोड़ा बड़ा होता है, तो ऐसा देखा गया है कि दूसरे के प्रति जब अपने से जब मन थोड़ा ये होता है, तो होता है कि लड़के जो होते हैं, जो मेल होते हैं, वो मेल अपने जैसा दूसरे स्पीसीज, और जो फीमेल होते हैं वो अपने जैसा दूसरे, तो लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ अपने को एकात्म समझती हैं, और इसी को उन्होंने नाम दिया होमोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा देखा गया कि वो लड़के लड़के लोगों के साथ ज्यादा घुलते मिलते हैं, वो इस तरह से, ये भी एक तरह से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। और फिर ये भी जब धीरे धीरे इसमें भी जब एकात्म बोध आ जाता है, तो हो गया। अब इस पे आगे जब हम बढ़ते हैं और थोड़े बड़े होते हैं, तो उसके बाद एक लास्ट एक और कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि जिसको कहते हैं कि हेटेरोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स, मतलब ऑपोजिट सेक्स के प्रति, जो अगर लड़के हैं तो लड़कियों के प्रति, लड़कियां हैं तो लड़कों के प्रति, ये हेटेरोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स ये फिर ग्रो करना शुरू होता है। तो ये मूलतः 4 कॉम्प्लेक्स जो है, इन्हीं कुछ दिनों में ये चारों कॉम्प्लेक्स व्यक्ति को, मतलब जिसको कहते हैं कि उसके दिमाग को इतने तरह से घुमाते हैं, वो रथ के वो 6 घोड़े की तरह, कि कभी ये खींचता, कभी वो खींचता, कभी वो खींचता, और फिर इसके बाद से और कॉम्प्लेक्स निर्माण होने लगते हैं। जब बच्चा होता है, बच्चे के प्रति चाइल्ड कॉम्प्लेक्स होता है, फिर अगर 4 भाई है तो उसमें से किसी एक के प्रति कुछ, किसी एक के प्रति कुछ, इस तरह से फिर और दिन दुनिया, इस तरह से मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हमारे मन में, लेकिन मूल है वही लिबिडो, वही द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू यूनिफिकेशन जो है, वही इन सब कॉम्प्लेक्सेस को निर्माण करते चला जा रहा है। ये सब छोटे छोटे लिमिटेड जो अट्रैक्शन है, जो हम जिसपे हम इंक्लाइंड हो जाते हैं। इसीलिए लास्ट इसमें हम अंतिम, ये ठाकुर जी की एक वाणी है, इसके साथ ही समय भी हो गया, इसको समाप्त वाइंड अप करेंगे। ठाकुर जी की एक वाणी है, सेल्फिश एक्सपेक्टेशंस आर द पेबल्स in the jar of existence which resist to fill it up with the wine of life। जो सेल्फिश, हमारा ये जो सेल्फिश एक्सपेक्टेशंस है, जितने सारे ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, सब मेरा स्वार्थ के कारण है। तो ये कहते हैं कि सेल्फिश एक्सपेक्टेशंस जो है आर द पेबल्स, और द जार ऑफ एक्सिस्टेंस जो है उसमें पेबल्स ही भरे हुए हैं, और चूंकि पेबल्स भरे हुए हैं उसमें, तो इस कारण से वो वाइन ऑफ लाइफ, जीवन का जो अमृत होता है, एलेक्सर होता है, वो जीवन के अमृत उसमें आप भर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पेबल्स से ही भरे पड़े। जब तक ये पेबल्स निकलेंगे नहीं, तो वाइन ऑफ लाइफ उसमें नहीं आ सकता। तो ऐसा है। तो ये सब जो अपना सीमित स्वार्थ से जो अट्रैक्शंस, ये सब जितने होते हैं छोटे छोटे, और ये कॉम्प्लेक्स वृत्ति का निर्माण करते हैं, इसी से वृत्तियों से हमारा जीवन काबू होता है। तो इतना ही भर आज के लिए।
टाइम भी हो गया है, और नेक्स्ट सेशन में हम फिर कैसे कैसे वृत्तियों का किस तरह से खेल चलता है हमारे जीवन में, उन सब पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हाँ गुरु प्रीतम दास, हाँ हिमांकर हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो। मतलब प्रवृत्ति को हम आसक्ति बोल सकते हैं क्या एक ही वर्ड में? आसक्ति ही है वो, आसक्ति ही जब कर्म कराती है तो वो प्रवृत्ति हो जाती है। आसक्ति के कारण ही जब हम कोई एक्टिविटीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रवृत्ति। अगर अच्छे के लिए कोई आसक्ति होता है हाँ हाँ तो उसको भी हम प्रवृत्ति कह सकते हैं। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं कह सकते? मतलब ये नेगेटिव वर्ड नहीं बोल सकते इसको, प्रवृत्ति को। इट अरे कैन बी पॉजिटिव। कैसे ये नेगेटिव होगा? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, एवरीथिंग तो हमारे जीवन का ही अंग है। ये हमने कहीं मार्केट से खरीद के तो नहीं लाया ना। तो ये तो ईश्वर ने हमें दिया था, और ईश्वर ने हमें दिया था कि इससे सर्विस लो। लेकिन हमने क्या किया कि इसको हम सर्विस देने लगे, तो प्रॉब्लम हो गया। तो ये सब हमारे सर्विस पे था, एट आवर सर्विस। लास्ट सॉन्ग। हाँ ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे फिर नेक्स्ट अगले। क्षिति सर, क्षिति हो क्या? हाँ हाँ, जय गुरु। हाँ जय गुरु। क्षिति तुम शुरू करो। আমার চলন বলন কবে তোমার মনের মতো হবে, তোমার মনের মতো হবে। আমার চলন বলন কবে তোমার মনের মতো হবে, তোমার মনের মতো হবে। আমার চলন বলন কবে তোমার মনের মতো হবে, তোমার মনের মতো হবে। কবে তোমার লাগিতে তোমার জগি, কবে তোমার লাগি, কবে তোমার লাগিতে তোমার জগি, প্রেমে মাতাল হয়ে ভুবন দোলাবে, তবু ভুবন দোলাবে। আমার তখন বলন কবে তোমার মনের মতো হবে, আমার চলন বলন কবে তোমার মনের মতো হবে, তোমার মনের মতো হবে। ও গো পুরাণ নিধি না হতে পারি যদি, ও গো পুরাণ নিধি, ও গো পুরাণ নিধি না হতে পারি যদি, চিররস তোমার ভোগে কি গতি হবে আমার তবে, আমার চরণ বলন কবে তোমার মনের মতো হবে, আমার চরণ বলন কবে তোমার মনের মতো হবে, তোমার মনের মতো হবে। নিজের চির করে দিলে গো সব তরে, নিজের চির করে, নিজের চির করে দিলে গো সব তরে, তুমি হবে আমি তবে, তবু থাকিব তোমার হয়ে হবে, আমার চলন বলন কবে তোমার মনের মতো হবে, আমার চলন বলন কবে তোমার মনের মতো হবে, তোমার মনের মতো হবে।
তোমার মনের মতো হবে, তোমার মনের মতো হবে। জয় গুরু। जय गुरु।